हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय डेयरी साइंस का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन हुआ है कि प्रशीतन का सिद्धांत बताइए। दूध के प्रशीतन का क्या सिद्धांत है, उसको बताइए। तो चलिए देखते हैं दूध के प्रशीतन का सिद्धांत। तो दूध का प्रशीतन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठंडा करना। किसी चीज को ठंडा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रशीतन कहते हैं। तो दूध एवं दुग्ध पदार्थ सामान्य तापमान पर कुछ अधिक समय के लिए संग्रहित करने से शीघ्र खराब हो जाते हैं। यदि दोस्तों जो जिस तापमान पे दूध निकलता है, यदि उसी तापमान पर ज्यादा टाइम तक दूध को रखेंगे तो वह खराब हो जाएगा। इसका मुख्य कारण दूध में संतुलित मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में उपस्थिति के कारण सूक्ष्म जीवाणु दूध में सामान्य तापमान पर अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। इसलिए दूध को ठंडा और गर्म भी किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अभी देख रहे हैं दूध को ठंडा करके क्या करना, ये जो इसमें जीवाणु पाए जा रहे हैं इनको निष्क्रिय कर देना। तो क्या बताया जा रहा है कि दूध जो होता है, यदि उसको सामान्य तापमान पर कुछ अधिक समय के लिए रखा जाएगा तो दूध खराब हो जाएगा। जिसके कारण दोस्तों ये क्यों खराब होता है? क्योंकि उसमें पोषक जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा पाई जाती है और ये सामान्य तापमान पर अधिक तेजी से गति करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं कुछ रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण दूध या दुग्ध पदार्थ खराब हो जाते हैं तथा वे उपभोग के योग्य नहीं रह पाते। अतः इन पदार्थों को उपयोग के लिए उपयुक्त अवस्था में बनाए रखने के लिए कम तापमान पर संग्रहित करना आवश्यक होता है, क्योंकि कम तापमान पर इन जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है तथा पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखने की प्रक्रिया को ही प्रशीतन कहते हैं। तो दोस्तों, प्रशीतन क्या होता है? प्रशीतन वह प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रित दशाओं में किसी भी पदार्थ से ऊर्जा निकाली जाती है, जिसके फलस्वरूप वह पदार्थ क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो यही था दोस्तों क्या? प्रशीतन। तो प्रशीतन क्या हमने बता दिया आप लोगों को। इसका सिद्धांत छोटा सा देख लेते हैं कि इस विधि का सिद्धांत यह है कि जब कोई अधिक ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु के संपर्क में आती है तो कम तापक्रम वाली वस्तु अधिक तापक्रम वाली वस्तु से ताप शोषण करती है, ताप को अपनी तरफ खींचती है तथा यह ताप का आदान प्रदान तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता। तो क्या बोला है? प्रशीतन का सिद्धांत क्या है? प्रशीतन का यह सिद्धांत है कि जब कोई अधिक ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु के संपर्क में आती है तो कम तापमान वाली वस्तु अधिक तापक्रम वाली वस्तु से ताप का शोषण करती रहती है तथा यह ताप का आदान प्रदान तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता। तो इस सिद्धांत पर यह प्रशीतन का सिद्धांत कार्य करता है। अब मैं आप लोग बता दूं प्रशीतन क्या हुआ। मैंने आप लोग बताया कि प्रशीतन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को ठंडा किया जाता है। अब ठंडा क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि दोस्तों दूध को ठंडा नहीं किया जाएगा तो उसमें पोषक तत्व जो पाए जाते हैं वह सामान्य तापमान पर उनमें जो जीवाणु पाए जाते हैं बहुत अधिक तेजी से गति करते हैं। इसलिए उनको निष्क्रिय करने के लिए दूध को ठंडा किया जाता है। तो दूध को ठंडा इसीलिए किया था, इसलिए इसका प्रशीतन किया जाता है। आगे चलते हैं, देखेंगे प्रशीतन का लाभ क्या है। तो प्रशीतन का लाभ क्या है? पहला लाभ यही है कि दूध एवं दुग्ध के बने पदार्थ को मानव उपभोग के लिए अधिक समय तक खाने योग्य रखा जा सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो दूध होता है और दूध से जो पदार्थ बना होता है उसको अधिक समय तक रेफ्रिजरेट के द्वारा दोस्तों प्रशीतन के द्वारा खाने योग्य रखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि पदार्थ अधिक समय तक ताजा बना रहता है और उसके स्वाद में भी कोई कमी नहीं आती, उसका स्वाद भी अच्छा होता है। इसका तीसरा लाभ यह है कि अधिक उपलब्धता के कई समय, जिस समय हमारे पास अधिक दूध उपलब्ध है उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम कुछ दुग्ध पदार्थ बनाकर रख लेंगे, भंडारित कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब हमारे पास दूध नहीं रहेगा, दूध की कमी रहेगी, तो हम इन पदार्थों का यूज कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों प्रशीतन का लाभ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रशीतन का लाभ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेशनल मिल्क ग्रिड। दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड। तो नेशनल मिल्क ग्रिड क्या होता है? तो दुग्ध ग्रिड राज्य के भीतर अधिशेष दूध की देखभाल करता है, जहां अधिशेष क्षेत्र व जिले से दूध की कमी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जो दूध ग्रिड होता है वह राज्य के भीतर जहां पर अधिक दूध होती है उसकी देखभाल करता है और अधिक दूध वाले क्षेत्र से वह जिले से जो कम दूध वाले क्षेत्र हैं वहां पर दूध को स्थानांतरित करता है। तो यह इसको कहते हैं दोस्तों स्टेट मिल्क ग्रिड। जब दोस्तों वो अपने ही राज्य में करेगा तो उसे क्या कहेंगे? स्टेट मिल्क ग्रिड।
जब क्षेत्र के भीतर एक राज्य से अधिशेष दूसरे राज्य में कमी आती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में दूध अधिक है और मध्य प्रदेश में दूध कम आ गई, तो यदि यहाँ से वहां पर जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्षेत्रीय दूध ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दूध ग्रिड कहते हैं। अधिशेष क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में दूध के परिवहन को राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड कहा जाता है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि अधिशेष क्षेत्र में कमी वाले दूध में दूध के परिवहन को राष्ट्रीय दूध ग्रिड कहा जाता है। इसका कारण मतलब यही है दोस्तों कि जहां पर दूध की कमी है वहां पर हम लोग दूध को भेजेंगे, जहां पे ज्यादा है वहां से, तो दोस्तों उसी को नेशनल मिल्क ग्रिड कहते हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे आनंद पैटर्न क्या होता है। आनंद पैटर्न क्या है? आनंद पैटर्न एक सहकारी ढांचा है जो उत्पाद की प्राप्ति, संसाधन तथा विपणन करता है। क्या करता है? जो उत्पाद होता है उसकी प्राप्ति करता है, उसको किसी संसाधन की जरूरत होती है जिससे क्या करता है, वह विपणन करता है, बेचता है। व्यवसायिक प्रबंधन की मदद से उत्पादक स्वयं के व्यवसाय की नीतियों को तय करते हैं। आधुनिक उत्पादन एवं मार्केटिंग तकनीकें अपनाते हैं और ऐसी सेवाओं का लाभ लेते हैं जिससे वे व्यक्तिगत तौर पर न तो जुटा सकते हैं और न ही उनका प्रबंध कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आनंद पैटर्न था। आनंद पैटर्न क्या? आनंद पैटर्न एक सहकारी ढांचा जिसमें क्या किया था, जिसमें उत्पाद को खरीदा जाता है, मतलब प्राप्ति की जाती है, उसके लिए संसाधन और उसका विपणन किया जाता है। व्यवसायिक प्रबंधन की मदद से जो उत्पादक होते हैं, जिसको उत्पादन करने वाले होते हैं, वह स्वयं के व्यवसाय की नीति को स्वयं तय करते हैं और आधुनिक उत्पादन एवं मार्केटिंग तकनीक अपनाते हैं। ऐसी सेवाओं का लाभ लेते हैं जिससे वे व्यक्तिगत तौर पर न तो जुटा सकते हैं और न ही उनका प्रबंध कर सकते हैं। दोस्तों उसी को आनंद पैटर्न कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास लिखिए। दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछ रहा है तो मैं इसको भी करा दे रहा हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी में क्या क्या विकास हुआ था, तो चलिए देखते हैं। तो विकासशील देशों में पहली बार इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, IDF, शॉर्ट नेम दोस्तों इसका है IDF, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी देता है इसमें। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का 58वां अधिवेशन तथा 19वीं इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों? पहली बार इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का 58वां वार्षिक अधिवेशन और इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस का 19वां आयोजन नई दिल्ली में हुआ। डॉक्टर अमृता पटेल को इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। किसको? डॉक्टर अमृता पटेल को इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। दिल्ली में मदर डेयरी की स्थापना सन 1974 में हुई। तो दिल्ली में क्या किया उन्होंने? मदर डेयरी की स्थापना सन 1974 में किया। गुजरात में 6 दुग्ध संघों को मिलाकर उनके ऊपर का गठन किया गया। 1975 से 1976 में नेशनल मिल्क ग्रिड का उद्भव हुआ। अभी मैंने आप लोगों को नेशनल मिल्क ग्रिड बताया भी, तो 1975 से 76 में नेशनल मिल्क ग्रिड का उद्भव हुआ जिसके अंतर्गत दूध का लंबा परिवहन, दूध का क्या? लंबा परिवहन रेल मिल्क टैंकर द्वारा प्रारंभ हुआ। तो आप लोग नेशनल मिल्क ग्रिड में यह भी लिख सकते हैं कि इसके द्वारा दूध का लंबा परिवहन किया जाता है। तो सन 1975 से 76 में नेशनल मिल्क ग्रिड का उद्भव हुआ जिसके अंतर्गत दूध का लंबा परिवहन मिल्क टैंकर द्वारा प्रारंभ हुआ। 1976 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की दुग्ध उत्पाद विकास प्रयोगशाला द्वारा 1976 में सुगम ब्रांड नामक श्रीखंड तथा टी इनरिचर का विकास किया गया। किसका विकास किया गया? श्रीखंड तथा टी इनरिचर का विकास किया गया। किस नाम का? सुगम ब्रांड का। तो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों? 1975 से 1976 तक हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी तक क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले इसकी यह जो योजना चली थी वो जान लीजिए। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1974 से 1978 तक चली थी। तो सबसे पहले हमारे भारत देश में पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि विकासशील देशों में पहली बार IDF, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का 58वां वार्षिक अधिवेशन और 19वीं इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस का आयोजन किया गया था जिसमें डॉक्टर अमृता पटेल को क्या बनाया गया? सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। उन्होंने दिल्ली में डेयरी मर्डर की स्थापना की। गुजरात ने 6 दुग्ध संघों को मिलाकर उनके ऊपर का गठन किया। 1975 से 1976 तक नेशनल मिल्क ग्रिड का उद्भव हुआ जिसके अंतर्गत दूध का लंबा परिवहन टैंकर द्वारा प्रारंभ हुआ। 1976 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की दुग्ध उत्पाद विकास प्रयोगशाला द्वारा 1976 में सुगम ब्रांड नाम से
श्रीखंड तथा टी इनरिचर का विकास किया गया। NDRI करनाल में ह्यूमन न्यूट्रिशन तथा डायटीज विभाग की स्थापना हुई। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस के कार्यों में सामंजस्य स्थापना के लिए सन 1977 में रीजनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? रीजनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन हुआ। इस वर्ष विपणित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विकास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एडवाइजरी काउंसिल का गठन हुआ। श्वेत क्रांति द्वितीय को धनपूर्ति के लिए विश्व बैंक की बैठक हुई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भावनगर वेजिटेबल प्रोडक्ट यूनिट के प्रबंधन का कार्य अपने अधीन लिया। तो दोस्तों यह पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है डेयरी में, तो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सब कुछ इसमें आ गया है आपका। तो चलिए आगे चलते हैं अब, क्योंकि आज यही एग्जाम में टाइम बहुत कम है। निर्जमीकरण क्या है? निर्जमीकृत दूध मतलब स्टेरलाइज्ड मिल्क। तो दूध के निर्जमीकरण का अर्थ है कि उसे ऐसे तापमान पर लगभग दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पर इतने समय तक 30 मिनट तक गर्म करे कि वह सामान्य तापमान पर कम से कम 7 दिन तक मानव उपयोग के लिए बना रहे तथा इस प्रकार के दूध को निर्जमीकृत दूध कहते हैं। तो निर्जमीकृत दूध क्या होता है? दूध के निर्जमीकरण का अर्थ यह है कि उसे ऐसे तापमान पर या लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर इतने समय के लिए गर्म करे, 30 मिनट के लिए गर्म करे, ताकि गर्म जो दूध हमारा हो गया है वह सामान्य तापमान पे आ जाए, तो भी 7 दिन तक बिना खराब हुए मानव उपयोग के योग्य बना रहे। तो इसी प्रकार के दूध को निर्जमीकृत दूध कहते हैं। दूध का निर्जमीकरण दूध के बोतलों में भरकर किया जाता है। टोन्ड मिल्क, टोन्ड दूध क्या होता है? तो टोन्ड दूध का तात्पर्य गाय या भैंस के दूध या दोनों के ताजा स्किम्ड दूध के मिश्रण से तैयार उत्पाद से है, या गाय या भैंस के दूध या दोनों के मिश्रण से जो वसा और ठोस नहीं वसा प्रतिशत के लिए मानकीकृत किया गया है। दूध के ठोस पदार्थों का संयोजन द्वारा। ये थोड़ा सा मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है टोन्ड मिल्क। तो टोन्ड मिल्क जो होता है यह पूर्ण दूध में पानी तथा सेपरेटा दूध के पाउडर को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? जो पूर्ण दूध होता है उसमें पानी और सेपरेटा के पाउडर को मिलाकर टोन्ड मिल्क प्राप्त किया जाता है। इसमें PFA एक्ट मतलब दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन के अनुसार वसा तथा वसा रहित ठोस की न्यूनतम मात्रा 3 तथा 8.5% निर्धारित की गई है। भैंस के दूध जिसमें वसा की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है उसमें पानी मिलाकर वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की प्रतिशत मात्रा को कम किया जाता है। इस मिश्रण में सेपरेटा दूध मिलाकर वसा रहित ठोस पदार्थों की प्रतिशत मात्रा बढ़कर शुद्ध दूध के बराबर हो जाती है। इस प्रकार से बना दूध न तो पूर्ण शुद्ध दूध और न ही मानकीकृत दूध कहलाता है। इसी दूध का नाम टोन्ड मिल्क मुंबई दुग्ध योजना वालों ने रखा है। इस दूध का नाम टोन्ड मिल्क किसने रखा है? मुंबई दुग्ध योजना वालों ने रखा है। तो दोस्तों यही टोन्ड मिल्क होता है। क्वेश्चन है UHT मिल्क पद्धति को बताइए। UHT दुग्ध पद्धति को बताइए। तो UHT पद्धति क्या है? तो UHT का पूरा नाम क्या होता है? UHT का पूरा नाम होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्या होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। तो क्या होता है UHT पद्धति? तो UHT दूध का प्रथमतः उत्पादन स्विट्जरलैंड में 1961 से हुआ। कब से हुआ दोस्तों? सन 1961 से। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार UHT मिल्क वह दूध है जिसे 1 सेकेंड से अधिक समय के लिए 132 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया हो। UHT दूध क्या है? UHT दूध वह दूध है जिसे 1 सेकेंड से अधिक समय के लिए 132 डिग्री ताप पर गर्म किया गया हो। UHT क्रीम बनाने की क्रीम को कम से कम 2 सेकेंड के लिए गर्म किया जाना अपेक्षित है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 1979 में UHT दूध को इस प्रकार परिभाषित किया कि दूध को कम से कम 133 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए तथा सुरक्षित वातावरण में सुरक्षित बर्तनों में पैक किया जाए। जब भी इसकी परीक्षा की जाए तो इसमें जीवाणु वृद्धि अनुपस्थित मिलनी चाहिए। भारत में इसका प्रचलन अभी कम है। अमेरिका में कुल प्रसंस्कृत दूध का लगभग 1% UHT दूध उत्पादित
होता है। तो दोस्तों यही था यूएसटी दूध। यूएसटी दूध क्या होता है? यूएसटी दूध में दोस्तों दूध जो होता है उसको कम से कम 133 डिग्री सेल्सियस 132 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 से 2 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे उनमें कोई जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वह क्या है, वह मर जाए, वह नष्ट हो जाएं। तो आप लोगों को यूएसटी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण क्या होता है? तो पाश्चुरीकरण जो होता है उसका नाम फ्रांस के एक वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? लुईस पाश्चर के नाम पर रखा गया है। तो पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए या 72 डिग्री सेल्सियस और 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित रोगजनक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और फिर तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर लिया जाता है। तो दोस्तों उसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि दूध को अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखना, रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करना, दूध के संचय गुणों को बढ़ाना, यह दूध में थक्का नहीं जमने देता। तो दोस्तों यही पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका लाभ क्या है? तो इस प्रक्रिया से दूध का संचय गुण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? संचय गुण बढ़ जाता है। सभी रोगजनक बैक्टीरिया मर जाते हैं, सभी रोगजनक विटामिन नष्ट नहीं होते तथा पोषक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूध की लैक्टोज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका दोस्तों लाभ है, दूध के स्वाद तथा सुवास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। संचय गुण अधिक होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से डेयरी व्यवसाय को बहुत लाभ होता है। पाश्चुरीकरण होने के कारण बाजार में दूध का वितरण अधिक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता को उसमें पूर्ण विश्वास, दूध को बिना गर्म किए वह उसका उपभोग करेगा। जिन स्थानों पर दूध अधिक होता है वहां पर इस दूध को ठीक दिशा में उन शहरों में लाया जा सकता है जहां महंगा होता है। इससे डेयरी उद्योग को लाभ होगा। अगला पॉइंट है, जो दूध वितरण के पश्चात बच जाता है उसको उसी अवस्था में दूसरे दिन बेचने के लिए संचित किया जा सकता है, जिससे डेयरी उद्योग को लाभ होता है। अगला पॉइंट है, शेष बचे दूध को सावधानी पूर्वक या सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार विभिन्न दुग्ध पदार्थों में बदल सकते हैं। इन पदार्थों को बाजार में बेचकर डेयरी को अधिक लाभ हो सकता है। तो दोस्तों यही था क्या? यह था पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया कि पाश्चुराइजेशन का नाम जो सूर्य पड़ा है पाश्चुरीकरण, यह फ्रांस के एक वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के नाम पर रखा गया है। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट या 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे दूध को उपस्थित रोगजनक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा कर लिया जाता है। आगे चलते हैं, परिभाषा देख लेते हैं पाश्चुरीकरण का। तो पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक रखकर प्रायः उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि दूध को कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस पर? 61 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाए या 75 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम, मतलब दोस्तों एक 61 डिग्री सेल्सियस जो निश्चित ताप है, तो निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक रखकर उसमें से जो जीवाणु पाया जाता है उनको नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उस ये जो प्रक्रिया होती है इसका खाद्य महत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, दूध का भौतिक गुण देखेंगे। तो दूध का रंग सफेद होता है। गाय का दूध कुछ पीलापन के लिए होता है। दूध में पीलापन कैरोटीन की मात्रा के कारण होता है। तो एक नंबर पूछेगा कि गाय के दूध में पीलापन किसकी मात्रा से होता है? तो कैरोटीन की मात्रा के कारण होता है। ठीक दोस्तों, तो दूध का हम लोग क्या देख रहे हैं? भौतिक महत्व, भौतिक गुण। तो दूध का रंग सफेद होता है। गाय का दूध कुछ पीलापन होता है। दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन की मात्रा के कारण। दूध का स्वाद मीठा होता है। दूध, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030 तथा भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा तापक्रम 1.032 होता है। अगला है, दूध का उबाल बिंदु 101 डिग्री तथा हिमांक बिंदु 0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या बोल रहा है कि दूध का जो उबाल बिंदु होता है वह 101 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक बिंदु -0.52 से 0.56 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 के बीच तक होता है। कुछ अम्लीय भी होता है। अगला पॉइंट है, दूध का अपवर्तनांक 1.3440 से 1.3480 होता है, जबकि पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अगला, दूध का विद्युत संचालकता 0.05 मोज होता है। अगला, दूध में अम्लता दो प्रकार की होती है। पहला, प्राकृतिक व विकसित। प्राकृतिक अम्लता कारण CO2, साइट्रेटस, एब्ल्यूमिन, केसिन और फास्फेट होते हैं तथा ताजे दूध में यह 0.11 व 0.14% तक होती है। दूध का गाढ़ापन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर
1.5 से 2.5 सेंटीपाइस होता है। केसिन तथा एल्ब्यूमिन आदि दूध के गाढ़ेपन को प्रभावित करते हैं। कौन दोस्तों प्रभावित करता है दूध के गाढ़ेपन को? केसिन और एल्ब्यूमिन। देखिए दोनों, जो पहला वाला और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा दूध का गाढ़ापन किसके कारण होता है, तो केसिन और एल्ब्यूमिन के कारण दूध का जो रंग होता है काला होता है। दूध का पीलापन किसके कारण होता है, अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीछे करके देखिएगा मत। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग मैं बताऊंगा लेक्चर से आपकी दूध परिवहन की सुविधा और समस्या क्या है। तो परिभाषा पहले देख लेते हैं, दूध परिवहन होता क्या है या परिवहन क्या होता है। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है। इस दृष्टि से दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाएगा, दुग्ध परिवहन कहलाएगा। भारत में कुल दूध उत्पादन का 95% जो होता है वह गाँव में होता है। कितना होता है दोस्तों, 95%। कितना होता है, कहाँ होता है, गाँव में। अतः शहरों को दूध गांव से ही भेजा जाता है। आधुनिक युग में भी दूध के परिवहन के लिए प्राय साइकिल, बैलगाड़ी, ऊंट, इक्का, रेलगाड़ी, नाव व मोटर प्रयोग में लाए जाते हैं। अनेक पिछड़े गांवों से आज भी दूध लोग सिर पर रखकर या बहंगी में रखकर लाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में दुग्ध परिवहन के क्षेत्र में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिली हैं। परिवहन के जो साधन उपलब्ध है वे निम्नलिखित है। पहला दोस्तों साइकिल। पहला दोस्तों हमारा जो परिवहन है वो साइकिल के द्वारा दूध का हम लोग परिवहन करते हैं। ये आएगा जरूर एग्जाम में कि दूध का परिवहन किस प्रकार किया जाता है, इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो साइकिल के द्वारा दोस्तों हमारा जो पहला साधन हुआ साइकिल। तो गांव से नगरों तक अधिकांश दूध साइकिल द्वारा ही पहुंचाया जाता है। साइकिल से 100 लीटर से भी अधिक दूध लाया जा सकता है, किंतु सड़कें पक्की या अच्छे कच्चे मार्ग होने चाहिए। प्राय 15 किलोमीटर दूर से दूध साइकिल द्वारा भी आता है। दूधिये डिब्बों में दूध भरकर हैंडल के दोनों और तरफ कैरियर के दोनों लटका लेते हैं। कान पर बोरी भी लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे दूध ठंडा होता है। दूसरा दोस्तों हमारा सुविधा हुआ बैलगाड़ी। क्या है, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के द्वारा भी दूध का सप्लाई किया जाता है। तो इस साधन का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां साइकिल अथवा अन्य साधन प्रयोग में नहीं लाए जाते। बैलगाड़ी द्वारा एक बार में 10 से 20 कुंटल तक दूध शहरों में ले जाया जा सकता है। इस साधन से वे दूध के बंद डिब्बे को ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है ऊंट। ऊंट ऊंट के द्वारा भी दूध का परिवहन किया जाता है। तो राजस्थान में बड़े नगरों के पास छोटे गांव से दूध प्राय ऊंट द्वारा ही लाया जाता है, क्योंकि वे गांव नगरों से पक्की सड़कों द्वारा नहीं जुड़े होते हैं और मार्ग रेतीले होने के कारण अन्य साधन भी नहीं अपनाए जा सकते हैं। ऊंट बड़ी आसानी से 5 कुंटल दूध तक अपनी पीठ पर लाद कर चल सकता है। अगला नाव। तो नाव के द्वारा भी दूध का परिवहन होता है। तो वे गांव जो नदियों नहरों द्वारा शहरों से जुड़े हैं वहां से दूध नाव द्वारा लाया जा सकता है। प्राय वर्षा के दिनों में नाव का प्रयोग अधिक किया जाता है, किंतु नाव द्वारा दूध बहुत थोड़ी मात्रा में लाया जा सकता है। अब उस पर ज्यादा लाद देंगे तो नाव ही डूब जाएगी। आगे देखेंगे रेलगाड़ी द्वारा। इस टाइम दोस्तों जब से ज्यादा यही चल रहा है, रेलगाड़ी। तो आधुनिक काल में हमारे देश में प्राय रेलगाड़ी दूध परिवहन का मुख्य साधन बन गया है। दूध की अधिकांश मात्रा रेलगाड़ी द्वारा ही नगरों तक पहुंचाई जाती है। रेलगाड़ी प्राय 80 किलोमीटर की दूरी तक का दूध शहरों में ले आती है। जिन गाड़ियों में रोधी टैंक, इंसुलेटेड टैंक जो होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, होते हैं, उनसे 200 किलोमीटर तक का दूध नगरों तक लाया जा सकता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और महानगरों में दूध की अधिकांश मात्रा रेलगाड़ी द्वारा ही लाई जाती है। रेल विभाग ने उन डेयरी फार्मों के दूध परिवहन के लिए विशेष प्रबंध किए जहां 20 कुंतल अथवा अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न होता है। और दोस्तों किससे होता है, मोटर से। तो मोटर भी इस समय चल रहा है हमारे आधुनिक युग में। तो मोटर द्वारा दूध का परिवहन अधिकतर नहीं होता है जहाँ दूध की मात्रा बहुत अधिक होती है और बड़ी बड़ी डेयरियां तथा दुग्ध संघ काम कर रहे हैं। इस साधन से दूध की अधिक मात्रा कम समय में ही नगरों तक पहुंचाई जा सकती है। मोटर केवल पक्की सड़कों पर ही कार्य कर सकती है। मोटरों में लगे टैंक रोधी होते हैं। मोटर द्वारा प्राय 100 किलोमीटर तक और कभी कभी 150 किलोमीटर तक ही ले जा सकता है। तो अब बात आती है कि इन सुविधाओं के रहते भी ठीक दशा में दूध को नगर तक न पहुंचाने में क्या समस्या आती है। तो पहला समस्या यही है दोस्तों कि हमने पहले देखा था साइकिल। तो साइकिल से क्या समस्या है, तो साइकिल द्वारा दूध लाने में डिब्बों का ही प्रयोग किया जाता है। यह डिब्बे साफ नहीं होते और न ही निर्मीकृत किए जाते हैं। डिब्बों को धोने के लिए प्राय नहरों, नदियों और कभी कभी तालाबों का प्रयोग में लाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन डिब्बों में कितने जीवाणु उपस्थित होते हैं। अतः दूध स्वच्छ और ठीक दशा में पहुंचाया जा सके, यह परिवहन की एक कठिन व मूल्य समस्या है।
दूसरा बैलगाड़ी द्वारा, तो बैलगाड़ी द्वारा दूध लाने में काफी समय लग जाता है क्योंकि बैलगाड़ी बहुत धीमी चलती है। देश की गर्म जलवायु के कारण दूध रास्ते में क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। यह भी दूध परिवहन की दूसरी भयानक समस्या है। तीसरा ऊँट, तो ऊँट द्वारा दूध ले जाने में ऊँट की चाल के कारण दूध में विलोड़न अधिक होता है और दूध में वसा अलग अलग होने लगती है। दोस्तों क्या होता है कि दूध जैसे एक बार आगे चलेगा तो इधर जाएगा, फिर एक बार आगे चलेगा तो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो इससे क्या होता है, इससे जो उसकी वसा होती है वह अलग होने लगती है। यह साधन भी केवल रेतीले स्थानों पर ही उपलब्ध है, अतः राजस्थान के अतिरिक्त पिछड़े स्थानों की दुग्ध परिवहन एक समस्या है। आगे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी से देश के कितने गांव जुड़े हैं, बहुत कम। सभी को पता है कि बहुत कम गांव जुड़े हैं, हमारा गांव खुद नहीं जुड़ा है। अतः गांव वाले पहले स्टेशन तक साइकिलों या बैलगाड़ियों में डिब्बे भरकर दूध लाते हैं और फिर रेलगाड़ी से नगरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और दूध खराब होने का संशय रहता है। गर्म जलवायु वाले इस देश में कच्चा दूध केवल 4-5 घंटे तक ही ठीक रह सकता है। इसके बाद वह खराब होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें किण्वन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। यह साधन भी सुविधाजनक नहीं है। अगला, मोटर और ट्रैक्टरों द्वारा दूध ले जाने की व्यवस्था देश में बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध है। रोधी टैंक ही दूध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है क्योंकि ये अधिक उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियों के साथ 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहा है। इस देश में जनता की महान दैनिक आवश्यकता दूध के परिवहन की समस्या भयंकर रूप से धारण किए हैं। इस समस्या का समाधान अवश्य होना चाहिए ताकि देश के कुल उत्पादन का पूरा लाभ उठाया जा सके। दुग्ध अपमिश्रण, मिल्क अडल्ट्रेशन, मिल्क अडल्ट्रेशन क्या कहते हैं इसे, दुग्ध अपमिश्रण या दूध में मिलावट कह सकते हैं इसे। तो हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में होता है, हमारा भारत इसके लिए बहुत फेमस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मिल्क अडल्ट्रेशन। तो अन्य खाद्य पदार्थों की भांति दूध में भी अपमिश्रण अधिक होता है, दूध में भी मिलावट अधिक होता है। वैसे भी हमारे भारतवर्ष में अन्य देशों की अपेक्षा सभी खाद्य वस्तुओं में अधिक मिलावट होता है। भारत सरकार ने इस संबंध में बहुत से अधिनियम बनाए, परंतु फिर भी इन खाद्य पदार्थों में निरंतर मिलावट होता रहा है। दूध अपमिश्रण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक सरल, सुगम एवं सस्ता होता है। यही कारण है कि इस तरह पदार्थ का अपमिश्रण प्रायः हर स्थान पर हर समय किया जाता है। बाजार के दूध में अपमिश्रण मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है दूध में पानी एवं सपरेटा मिलाना, दूसरा होता है दूध में सुक्रोज मिलाना, तीसरा होता है दूध में स्टार्च एवं अन्य प्रकार का आटा मिलाना, चौथा होता है सपरेटा दूध चूर्ण मिलाना और पांचवा होता है जिलेटिन मिलाना। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब दूध में अपमिश्रण है, ये सब नहीं करना चाहिए ऐसा किसी को, लेकिन थोड़ा सा लाभ के चक्कर में पूरे भारत का नाम खराब। आगे देखेंगे खीस। खीस का महत्व क्या होता है, पहले जान लीजिए खीस क्या होता है। मैंने आप लोग को बताया था कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो जो गाय होती है, हमारी जो पशुएं होती हैं, वह जो बच्चा देती हैं, बच्चा देने के बाद उनका जो पहला दूध निकलता है उसी को खीस कहते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, तो यह हल्का रेचक होता है जो बच्चे के पाचन अंगों में कब्ज नहीं होने देता और मल ठीक से बाहर निकालता है। पहला महत्व यही खीस का। दूसरा महत्व क्या है, इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होने के कारण एंटीबॉडी होती है। कौन सी प्रोटीन दोस्तों, ग्लोबुलिन प्रोटीन होने के कारण इनमें एंटीबॉडी होती है जो बच्चों को बीमारियों के बचाव के लिए प्रतिरक्षा करती है। अगला है कि इसमें सामान्य दूध की अपेक्षा विटामिन ए अधिक होती है। इससे न केवल रतौंधी की रोकथाम होती है अपितु अन्य बीमारियों से भी रक्षा होती है। अगला, इसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होती है जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास में सहायक करती है। अगला है कि इसमें लोहा और ग्लोबुलाइन की प्रचुरता भी होती है जो बच्चों में हीमोग्लोबिन व रक्त बनाने में सहायक होती है। अगला पॉइंट है ट्रिप्टोफेन आदि आवश्यक एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं जो बच्चे की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या था, ये सब था खीस का महत्व। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे दुग्ध क्षरण, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में जरूर। तो ऐन के अंदर कूपिका के चारों ओर में रक्त का प्रवाह होता है। ऐन के अंदर में दोस्तों जो थन होता है, जो दूध होता है, उसके अंदर बोल रहा है कि कूपिका के चारों ओर क्या होता है, कैपिलेयर्स में रक्त का प्रवाह होता है। दूध एवं रक्त की संरचना लगभग एक समान। इस रक्त में उपस्थित विभिन्न अवयवों को दूध के अवयवों में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से ल्यूमेन से दूध के विभिन्न अवयव रक्त से आकर एकत्र हो जाते हैं।
इस अवस्था को मिल्क सेक्रेशन या दुग्ध क्षरण कहते हैं। तो दुग्ध क्षरण समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखेंगे दोस्तों दूध मानकीकरण क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन इन मिल्क। तो दूध अथवा क्रीम में वसा एवं ठोस पदार्थों की मात्रा को एक खास प्रतिशत पर निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही मानकीकरण कहा जाता है। यह प्राय 5.9% वसा तथा 8.5% वसा रहित ठोस होती है। दूध मानकीकरण को अंग्रेजी भाषा में टोनिंग अथवा ब्लेंडिंग भी कहते हैं। यह दूध मानकीकरण को वैध लीगल अडल्ट्रेशन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जैसा कि निर्धारित किया गया है कि भैंस के दूध में वैध मतलब लीगल स्टैंडर्ड की दृष्टि से वसा की मात्रा 6% तथा वसा रहित अन्य ठोस पदार्थों की मात्रा 9% होनी चाहिए। साधारण भैंस का दूध जो प्राय गांव तथा शहरों में पैदा किया जाता है उसमें वसा तथा वसा रहित अन्य पदार्थों की मात्रा इसकी अपेक्षा कहीं अधिक होती है। इसलिए दूध उत्पादनकर्ता को अपनी भैंस के दूध में पानी तथा अन्य वस्तुएं मिलाने का काफी अवसर मिल जाता है। वैसे भी अधिक दृष्टिकोण से दूध उत्पादन करता जब यह देखता है कि 6% मानकीकृत दूध की कीमत बाजार में ही वही कीमत है, तो 8% वसा वाले भैंस के दूध को 8% वसा वाले भैंस की दूध की है, तो फिर अपने दूध को इसी मूल्य पर बेचना नहीं चाहता और उसका मानकीकरण करना आवश्यक समझता है। तो दोस्तों यही था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क। तो उम्मीद करते हैं हमने जितना बताया समझ में आया होगा, क्योंकि आज एग्जाम इसलिए आपको एक वीडियो हो सकता है और मिले या न भी मिले, तो आप लोग इससे तैयारी कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।